मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिक्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते के वीडियो में बोला गया था कि 15 को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 को बुध और सूर्य ने राशि बदली थी और 15 को हमने देखा कि बाजारों में भूचाल आ गया। बुलियन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। यदि हम टोटल इंडिया का जो है वो देखें, रिटर्न देखें बुलियंस का, तो पिछले हफ्ते का लगता है कि पॉजिटिव है और 3.5-4% के आसपास दोनों ही पॉजिटिव रहे। लेकिन ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है चार्ट के ऊपर, जब हम एनालिसिस करते हैं चार्ट का, तो वो तेज़ी है मोदी जी ने जो ड्यूटी बढ़ाई, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रातों रात नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बताया गया कि गोल्ड सिल्वर के ऊपर ड्यूटी जो है वो 6 से 15% हो गई। तो उसके कारण अगले ही दिन हमने देखा कि दोनों ही कमोडिटीज़ के ऊपर सर्किट लगा। काफ़ी लोगों को, जिनके पास ओवरनाइट पोजीशन थी, उनको फ़ायदा हो गया, और जिनके पास नहीं थी उनको लगा कि यार कुछ मिस हो गया। लेकिन वो फ़ायदा ज़्यादा नहीं टिका। जिन्होंने तो मुनाफा बुक कर लिया वो ठीक रह गए, और उसके 2 दिन बाद ही बाज़ार भर के गिर गया। तो गिर गया, और इसका असर एक्चुअल में क्या रहा वो कॉमेक्स के ऊपर हमें नज़र आया। जब हमने देखा कि गोल्ड जो था पिछले हफ्ते का 4730 का था, वो $4561 पे रह गया। ये लगभग 3.5% यानी कि 3.57% की गिरावट है। इसी प्रकार सिल्वर में जो हुआ वो $80.86 का सिल्वर था, वो रह गया 77.43 यानी कि 77.43 रह गया। इसमें 4.10% की गिरावट आई, लगभग 4% की, और 3.5% वो और 4% ये लगभग गिरे हैं गोल्ड और सिल्वर इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में। और जो रीज़न रहा, मेजर रीज़न जो समझ में आता है इकोनॉमिकली, ये तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ट्यूसडे को यूएस में सीपीआई का डाटा आया। सीपीआई इन्फ्लेशन थी 3.8% पर। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे तेल महंगा हो रहा है, यूएस में गैसोलाइन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस गैसोलाइन को, वहाँ पर पेट्रोल को गैसोलाइन बोला जाता है, पेट्रोल डीजल को। तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई का असर अब नज़र आना शुरू हो गया। ट्रंप ने जो एक दाम चला था पिछले साल कि टैरिफ बढ़ा देंगे, वो टैरिफ का तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया डिसीजन, उसके कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। रीज़न अब दूसरा हो गया, जो ब्लॉकेड हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके कारण सप्लाई टाइट है, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ी तो अब जो ट्रेडर्स हैं उनको लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, पहले तो ये माना जा रहा था कि 2026 में 2 बार रेट कट लगेगा, लेकिन अब रेट कट लगने की बात तो छोड़िए, रेट जो है वो बढ़ने की बात होने लग पड़ी है। क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन हाई साइड पे जाएगी तो अल्टीमेटली रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब रेट बढ़ाना पड़ेगा तो मनी सप्लाई टाइट होगी, मनी सप्लाई टाइट होगी तो उसका असर गोल्ड सिल्वर के ऊपर आता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी होता है कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो हेज होता है वो सेफ हेवन गोल्ड ही होता है। तो एक दूसरा पहलू भी है, इसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई हैं अचानक से, इसमें एक इन्फ्लेशन का फैक्टर रहा, दूसरा ये रहा कि जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से बहुत उम्मीदें थी पूरी दुनिया को, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की। वो मीटिंग लगभग फेल हो गई, मीन्स कोई उसमें से रिजल्ट नहीं निकल पाया। लग रहा था कि ईरान को लेकर जो डेडलॉक बना हुआ है वो टूटेगा, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर चीज़ें होंगी। एक स्टेटमेंट भी आया, इवन ये एक तरफा स्टेटमेंट ज़्यादा था डोनाल्ड ट्रंप का, कि शी जिनपिंग और यूएस दोनों चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस खोला जाए। लेकिन जो चाइना का लिवरेज है ईरान के ऊपर, आप सब जानते हैं कि चाइना का जो ईरान का जितना भी तेल बिकता है उसका 70-80% चाइना लेता है। तो उस लिहाज से चाइना का एक लिवरेज है ईरान के ऊपर, लेकिन वो उस लिवरेज को यूज़ नहीं कर रहा, ना ही वो करना चाहता है। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, अमेरिका के लिए तो वो खैर नहीं करना चाह रहा। इस कारण एक तो शी जिनपिंग ने क्लियर वार्निंग दे दी ताइवान के ऊपर कि वहाँ पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, उन्होंने ईरान को लेकर कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं दी, तो उसके कारण बाजार को लगा कि ये तो फेलियर हो गया। तीसरा ये भी हुआ कि ट्रंप के लिहाज से सीईओज़ की फौज लेकर गए थे वहाँ पर। टेस्ला वाले एलन मस्क वहाँ पर थे, आपके एनवीडिया वाले सीईओ थे वहाँ पर, फिर टिम कुक थे वहाँ पर। कोई बहुत बड़ा मिला नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ पर, कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील नहीं हो पाई। इन कंपनीज के लिए भी थोड़ा सा झटके वाली बात रही। इसी कारण हमने देखा कि शुक्रवार को डाउ भी टूटा। तो ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब रिजल्ट नहीं निकल पाया तो डॉलर इंडेक्स जो है वो चढ़ गया ऊपर। डॉलर इंडेक्स आ गया 9926 के ऊपर। ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना मेटल्स के लिए खराब होता है, सबको पता है। और इसके अलावा जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि जो 30 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वो 11 बेसिस पॉइंट जंप कर गई। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ जाएगा? या तो बॉन्ड में जाएगा या फिर डॉलर में जाएगा। तो
हुआ क्या, पैसा शिफ्ट हुआ और गोल्ड सिल्वर गिर पड़े और गोल्ड सिल्वर में सेलिंग आ गई। तो ये जो बॉन्ड यील्ड आई है वो हाईएस्ट है 22 मई 2025 के बाद की। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि अक्टूबर 2023 का डाटा देखते हैं तो अक्टूबर 2023 के डाटा के मुताबिक भी नियर हाईएस्ट है, उसके नियर हाईएस्ट पहुंच गई है। तो डिप्लोमेटिकली यदि हम बात करें तो जब ये बातचीत खत्म हो गई उसके बाद अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो इंडिया में थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप के वहाँ पर जहाज से बैठते ही अल्टीमेटली दोनों में बातचीत तो हुई है, शी जिनपिंग और ट्रंप में। जैसे ही ट्रंप ने चाइना छोड़ा, बीजिंग से निकले, उन्होंने कुछ अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर, जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनके ऊपर कुछ मैसेज किए इस चीज़ को लेकर। हालांकि इससे पहले, दूसरे दिन की मीटिंग से पहले उन्होंने एक मैसेज किया जिसमें बहुत लंबा मैसेज लिखा था अमेरिका को लेकर, अमेरिका की मौजूदा स्थिति को लेकर और जो बाइडन के राज में जैसा अमेरिका था उसको लेकर। वो अपने को क्रेडिट दे रहे थे कि मेरे राज में ऐसा नहीं है, चाइना जो है वो उस अमेरिका के बारे में सोच रहा है जो बाइडन ने बनाया था, जो मैंने बनाया पिछले 1.5 साल में वो बहुत अच्छा बन गया। लेकिन उन्होंने एक लाइन बीच में लिख दी कि ईरान में जो मिलिट्री एक्शन है, ब्रैकेट में लिख दिया टू बी कंटिन्यूड, ये जारी रहेगा। ये एक सोशल मीडिया पर मैसेज था, ट्रुथ सोशल पर मैसेज था, ईरान को मैसेज देने के लिए कि जो पहले दिन चाइना को मैसेज देने के लिए जो चाइना ने पहले दिन स्टैंड लिया है वो उस स्टैंड से थोड़ा सा माइल्ड हो। लेकिन चाइना का स्टैंड उस मैसेज के बाद भी नहीं बदला। ट्रंप एक तरीके से धमकी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि मिलिट्री एक्शन चालू होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ा चाइना छोड़ा, तो चाइना छोड़ने के इमीडिएट बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ईरान के विदेश मंत्री तक बात पहुंची कि हम दोबारा एक बार नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। तो यानी कि जो बातचीत ये लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई वाली बात से अब दोबारा टेबल वाले बात के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर जहाँ पर डेडलॉक बना है, जहाँ पर बात टूटी है, एक्चुअल में यूएस से ये समझ रहा है कि ये सोच रहा है या समझ रहा है कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसका, जिससे न्यूक्लियर बनता है, ईरान अपना जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो 20 साल के लिए सस्पेंड कर दे। तो 20 साल के लिए सस्पेंशन की बात यूएस की तरफ से हो रही है। ईरान इतनी लंबी सस्पेंशन नहीं चाहता, जहां पर बात मेन फंसी है। ईरान इतनी लंबी सस्पेंशन नहीं चाहता। ईरान ने ऑफर किया है या तो वो 3 साल का सस्पेंशन हो जाएगा या वो 5 साल का सस्पेंशन हो जाएगा। तो ये 3 से 5 साल और 20 साल वाले बात में ये डेडलॉक फंसा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है वो 5 साल का सस्पेंशन चाहता है, वो 20 साल का सस्पेंशन चाहता है। इसके आगे यदि हम चलते हैं तो एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, वो एक जो है वो सेंटर ऑफ जो है वो कन्फ्लिक्ट है। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर रखा है ईरान ने, और अमेरिका ने उसको ब्लॉकेड कर दिया। वो उन्होंने नाकाबंदी कर दी कि इधर से भी कोई जहाज नहीं जाएगा, इधर से भी कोई जहाज नहीं जाएगा। तो उसके कारण सप्लाई टाइट है। अब दुनिया को लग रहा है कि जो सप्लाई ऑलरेडी स्टॉक था वो खत्म हो रहा है, उसके कारण क्रूड बढ़ गया। क्रूड बढ़ना भी एक रीज़न रहा। तो अब जो है ईरान ने, आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले एक ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक उन्होंने मैकेनिज्म तैयार कर दिया है जिसके ज़रिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस चार्ज करेंगे। हालांकि ये बात तो बहुत पहले हो रही थी कि वो चार्ज करेंगे, लेकिन अब ये बयान आ गया है कि उन्होंने मैकेनिज्म तैयार कर दिया है ईरान की कंसेंट के साथ। जो जहाज उधर से गुजरना चाहता है वो टोल देकर गुजर सकता है। ये एक उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। लेकिन क्या अमेरिका इस नए मैनेजमेंट या नए जो है वो मैकेनिज्म को मानेगा? क्या वो उस ब्लॉकेड को खोलेगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगले हफ्ते यदि हम देखते हैं, इकोनॉमिकली देखते हैं, तो कोई बड़ा इकोनॉमिक डाटा अगले हफ्ते नहीं आ रहा। ना तो यूएस में आ रहा, ना पूरी दुनिया में कोई ऐसा डाटा आ रहा है जो बुलियंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। लेकिन अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा इवेंट दोबारा खड़ा हो गया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यूएस और चाइना की मीटिंग थी। यूएस और चाइना की मीटिंग जैसे ही रैपअप होती है उसके बाद रशिया से बयान आता है कि पुतिन विजिट करेंगे। अब जब हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस वीडियो की शूट से पहले एक स्टेटमेंट आ रहा है कि पुतिन 19 और 20 मई को, यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार और बुधवार को चाइना में होंगे। अब इन दोनों नेताओं में क्या चर्चा होती है, क्या बात होती है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बात हुई है उसका क्या इंपैक्ट रहेगा? ये हाई स्टेक मीटिंग है। यहां से क्या निकलेगा? क्या ईरान का जो यूरेनियम है वो रशिया अपने पास स्टोर करेगा, जो कंडीशन अल्टीमेटली कंडीशन होगी, पहले भी ऐसा हो चुका है, या चाइना करेगा? ये दो चीजें देखने वाली होंगी। क्या पुतिन चाहते हैं कि ये खुल जाए स्टेट ऑफ हॉर्मज़?
क्या शी जिनपिंग वाकई में चाहते हैं कि खुल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान से सप्लाई चाइना को भी है, तो वो भी एक जो है वो पॉइंट है दोनों देशों के लिए। देखना पड़ेगा कि इन दोनों की मीटिंग के ऊपर क्या निकलेगा। ये 19 और 20 हमें फोकस रखना पड़ेगा, ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो गए हैं पूरी दुनिया के लिए। इन द मीनवाइल यदि हम एस्ट्रो देखते हैं तो एस्ट्रो में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज हम शनिवार को वीडियो शूट कर रहे हैं, 17 मई को यानी कि रविवार के दिन शनि अपना नक्षत्र बदल लेंगे। ये साल का एक बड़ा इवेंट है। शनि अपने नक्षत्र में चल रहे थे, उत्तर भाद्रपद में चल रहे थे, अब वो रेवती में आ जाएंगे। रेवती आखिरी नक्षत्र होता है, मीन राशि का आखिरी नक्षत्र रेवती ही होता है। सैटर्न का रेवती में आना बुलियंस के लिए एक तरीके से स्टार्टिंग में नेगेटिव है, जो शास्त्र कहता है, मैं आपको शास्त्र के लिहाज से बता रहा हूं। 19 मई को मरकरी आएंगे रोहिणी में 2:37 पे। बुध का रोहिणी में जाना, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, बुध का रोहिणी में जाना बुलियंस के लिए पॉजिटिव है। ये 2:37 का समय है। बुध जब तक इस नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि वो ट्रेड के कारक हैं, तो वो इसका असर जो है वो दिखाएंगे। एक बात समझिएगा, क्योंकि सभी दर्शक जो है देखते हैं उनको लगता है कि जैसे ही सैटर्न रेवती में आया वो आते ही असर शुरू कर देगा। बड़े ग्रह का असर देर बाद होता है, छोटे ग्रह का जो इंटरनल इनर सर्कल का प्लैनेट है, मरकरी इनर सर्कल का प्लैनेट है, वीनस इनर सर्कल का प्लैनेट है, इसका इंपैक्ट इमीडिएटली होता है। तो 19 का इंपैक्ट देखिएगा, जब रोहिणी में आएंगे तो आपको 2:37 के आसपास वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये वही समय होगा जब पुतिन और शी जिनपिंग मिल चुके होंगे फर्स्ट मीटिंग के लिए। हम चाइना से लगभग 2.5 घंटे पीछे हैं, तो जो मीटिंग होनी होती है हमारे इंडिया टाइम के मुताबिक, जहां पर 2:37 है वहां पर 5 बजे का समय हो चुका होगा, तो वो कंक्लूड हो चुका होगा। यहां पर हम नजर रखेंगे कि क्या मीटिंग में कुछ आउटकम निकलता है जो पूरी दुनिया को राहत देने वाला होगा, या फिर ये मीटिंग का जो आउटकम है वो 20 को आएगा। ये एक समय टेंटेटिवली वही बन रहा है, वही मरकरी का ट्रांजिट है, वही उसका मीटिंग का एंड पॉइंट भी हो सकता है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। 20 मई को वीनस आर्द्रा में आएंगे। ये राहु का नक्षत्र है, शुक्र चांदी के कारक है। ये 19 की रात का समय है, लगभग 19 और 20 के रात के बीच में, यानी कि यदि हम 19 रात को देखेंगे तो 12:37, तो वैसे 20 चढ़ चुकी होगी। वीनस का आर्द्रा में आना अच्छा है। इसका मतलब यह है कि जो 19 की मीटिंग होगी, 19 को हो सकता है कुछ वोलेटिलिटी दिखा दे, डाउन आ जाए, लेकिन 20 को ये थोड़ा सा पॉजिटिव मॉर्निंग में ओपनिंग हो सकती है, ये एक जरूर ध्यान में रखेंगे। 21 मई को अगेन सूर्य चंद्र का व्यतिपात योग बनता है रात को 8:09 पे। ये योग नेगेटिव होता है बुलियंस के लिए, यहां पर संभलना पड़ेगा। ये टाइमिंग नोट करिएगा, 21 मई रात को 8:09 पर ये नेगेटिव है बुलियंस के लिए। सन मरकरी, अब टोटल ओवरऑल प्लैनेटरी कंजंक्शन देखते हैं, तो सन मरकरी का कंजंक्शन है टोरस में। सूर्य और मरकरी जब एक साथ होते हैं तो तेजी आती है। वीनस जुपिटर का कंजंक्शन है जेमिनी में, ये बुध की राशि है। दो प्लैनेट ऐसे जो एक चांदी का कारक एक सोने का कारक, दोनों का कंजंक्शन ट्रेड की राशि में पॉजिटिव है। जब मून की पोजीशन देखेंगे अगले हफ्ते में, टोटल यदि हम देखेंगे तो सोमवार मून मृगशिरा में रहेंगे। ये ओवरऑल वीक है, लेकिन ये कंसोलिडेट करवा देगा, जो भी प्राइसेस होंगे वहां पर कंसोलिडेशन हो जाती है। इसके बाद आर्द्रा में जाएंगे चंद्रमा बुधवार के दिन, ये बुलिश होता है। आर्द्रा में चंद्रमा का जाना बुलियंस के लिए बुलिश होता है। पुनर्वसु में जाना यानी कि गुरु के नक्षत्र में जाना वोल्टाइल देता है, वीक वोल्टिलिटी देता है, वीक एंडिंग होती है। पुष्य नक्षत्र जो है वो वीक एंडिंग देता है, श्लेषा नक्षत्र वीक एंडिंग देता है। ये 5 नक्षत्र हैं अगले हफ्ते में। इसको टोटल इस तरीके से ही देखिएगा। हाँ, इतना जरूर है कि वोल्टिलिटी के बाद क्लोजिंग कई बार पॉजिटिव हो जाती है, तो जहां पर वीक लिखा है वो वोल्टाइल मोमेंट वाले दिन है, खासतौर पर बुध वीर और शुक्रवार, बुध गुरु और शुक्रवार। ये एस्ट्रो इम्पैक्ट है इस अगले हफ्ते का पूरे। कुल मिलाकर राहु का आर्द्रा में जाना बहुत अच्छा है, मरकरी सैटर्न कंजंक्शन अच्छी है, गुरु शुक्र का कंजंक्शन अच्छा है। तो इस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो अगला हफ्ता भी गोल्ड सिल्वर के लिए वोलेटाइल ही लगता है। हाँ, यदि कोई बातचीत में ब्रेक थ्रू निकलता है, जो ट्रंप डेस्परेट हो रहे हैं, क्रूड टूटता है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है, तो इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें घूमती हुई भी नजर आ सकती हैं। लेकिन यदि हम एस्ट्रो को देखते हैं तो वोलेटिलिटी के बाद कुछ पॉजिटिविटी वीकेंड पे आपको नजर आनी चाहिए। ये इस हफ्ते का एस्ट्रो एनालिसिस रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।